नमस्कार सभी को। आज है 2 जनवरी 2025, दिन है गुरुवार। स्वागत है आपका सिविल सेवा समाचार के इस दूसरे अंक में। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार लोधी। आइए एक एक करके आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला समाचार जो कि हमारे संविधान, राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय खंड से संबंधित है। और समाचार है, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले तो जो समाचार के रूप में एक मुख्य तथ्य जो आपको जानना है कि आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले केरल के राज्यपाल थे और अब उनको बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको राज्यपाल के पद के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, तरीके से समझ होनी चाहिए। जिस तरीके से केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है हमारी, और वहाँ कार्यपालिका के प्रमुख हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्यों के स्तर पे भी एक कार्यपालिका होती है और उस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के संदर्भ में चूंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, तो संविधान में इसके कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित प्रावधान करता है। सामान्य तौर पे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा होगी तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन सामान्य परिपाटी यह है कि 5 वर्षों की अवधि तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा राज्यपाल को यदि इस्तीफा देना है, मतलब त्याग पत्र देना है, तो वो अपने एक पत्र लिख के अपने सिग्नेचर करके राष्ट्रपति जी को, जो कि उनकी नियुक्ति करते हैं, उनको अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन एक विशेष प्रावधान संविधान यह भी करता है कि कोई भी राज्यपाल का कोई भी पद तब तक रिक्त नहीं होगा जब तक कि नया राज्यपाल उस पद को धारण नहीं कर लेता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। सो ये अनुच्छेद 156 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 157 कहता है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद धारण करने के लिए अर्ह कब होगा। तो ये अनुच्छेद सामान्यतः 2 प्रावधान करता है। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। इसके बाद फिर पद के लिए कुछ सेवा शर्तें, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं हर एक पद के लिए। तो यह है कि राज्यपाल किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि ये किसी भी सदन का, चाहे केंद्र में हो या विधान मंडल में हो, कहीं पर भी ये विधानसभा का या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का या राज्य में राज्य विधान मंडल का। और यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सांसद है या विधायक है और उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस तारीख से उस व्यक्ति ने राज्यपाल का पद धारण किया है, उसी तारीख से उसने उस, चाहे संसद का कोई सदन हो उसका या फिर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, उसकी सदस्यता उसने उसी समय छोड़ दी है। ठीक है, सो ये सामान्य कुछ शर्तें हैं। और इसके बाद एक अंतिम अनुच्छेद है 159, राज्यपाल के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। तो इसका एक प्रारूप दिया गया है संविधान में। इसके लिए जो एक विशेष तथ्य आपको याद रखना है वो ये है कि जो संबंधित राज्य है जहां पर नियुक्ति होनी है राज्यपाल की या हो रही है, वहां के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, वहां के उच्च न्यायालय के, वो उनको शपथ दिलाएंगे, या फिर अगर मुख्य न्यायमूर्ति उस समय अनुपस्थित हैं या किसी कारण से वो उपलब्ध नहीं है, तो फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। एक और समाचार है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से संबंधित होगा। समाचार है कि भारत ने वानुअतु में, वानुअतु एक देश का नाम है, उसमें $5 लाख की राहत सहायता की घोषणा करी है। वानुअतु जो देश है वो 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास प्रशांत महासागर में लगभग 80 द्वीप समूह वाला एक छोटा सा देश है। यहाँ पे हुआ गया था कि पिछले महीने, ये 17 दिसंबर 2024 की बात है, यहाँ पे एक जोरदार भूकंप आया था। 7.4 तीव्रता थी जिसकी रिक्टर पैमाने पर। तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जनधन की हानि हुई थी यहाँ पर।
तो भारत ने कहा है कि भाई ठीक है, हम आपको एक सहायता राशि पहुंचाएंगे। इस द्वीप के, इस देश के बारे में एक और तथ्य ये आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 1800 एनआरआई रहते हैं। एनआरआई मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब ये भारतीय लोग ही हैं लेकिन ये भारत में नहीं रहते, ये विदेश में रहते हैं, ठीक है। उनको एनआरआई कहते हैं और ये शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सो एक छोटी सी खबर है, लेकिन इसके बारे में आपको जो गृह कार्य है करना है वो ये है कि आपको मैप में इसकी लोकेशन देखनी है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप अपना एटलस निकालना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दाएं तरफ जब आप जाओगे तो वहां पे आपको एक कोरल सी मिलेगा। कोरल सी के और दाएं तरफ आप देखोगे 15 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास आपको कुछ द्वीप समूह दिखेंगे। वही द्वीप समूह है वानुअतु देश, ठीक है। सो ये आप थोड़ा सा कर लेना, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर स्थित है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा भौगोलिक स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए। अगला समाचार हमारा अर्थव्यवस्था एवं विकास खंड से है और ये बहुत महत्वपूर्ण समाचार है, कभी कभी आता है। समाचार है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WPI। इसके आधार वर्ष में संशोधन करने की योजना बना रही है हमारी सरकार। यहाँ पे हम लोग समाचार से संबंधित मुख्य बिंदुओं को कुछ देख लेते हैं, फिर यदि थोड़ा होगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि थोक मूल्य सूचकांक या आधार वर्ष क्या होता है। तो सरकार ने क्या किया है कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसके आधार वर्ष को, जो कि वर्तमान में 2011-12 है, उसको संशोधित करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। वर्तमान में WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे संशोधित करके 2022-23 करने की योजना है, ठीक है। यहां पे मैं आपको आधार वर्ष थोड़ा सा समझा देता हूं। आधार वर्ष का मतलब यह होता है कि जिस वर्ष को आधार मानकर हम चीजों की गणना करते हैं उसे आधार वर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2010 में पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट है वो मान लो 5 रुपए में आता था 2010 में। अब यदि हम कहें कि उसमें 5 रुपए की वृद्धि हो गई है, तो अभी 2025 है और हम कहें कि इसमें 15 सालों में 5 रुपए की वृद्धि हो गई। अगर हम आधार वर्ष ना बताएं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 5 रुपए की वृद्धि हुई कि 10 रुपए की। मान लो 2010 में वो 5 रुपए में मिलता था और 2020 में वो 7 रुपए में मिलने लगा। यदि हम कहें कि 3 रुपए की वृद्धि हुई, तो 3 रुपए की वृद्धि हुई तो फिर हमारा आधार वर्ष हमें 20 लेना पड़ेगा। मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां से हम कहेंगे आधार वर्ष, ठीक है, जहां से गिनती कर रहे हैं। तो आधार वर्ष वह वर्ष होता है जहां से हम 0 मानकर चीजों की शुरुआत करते हैं, ठीक है, वहां से गिनती शुरू कर देते हैं, ठीक। तो ये आधार वर्ष था। अब थोड़ा समझ लेते कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। थोक मूल्य सूचकांक कीमतों में वृद्धि को बताता है। जैसे कि कोई चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी और अब वो 120 रुपए की मिलने लगी है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि हो गई है। अब ये 100 रुपए में कब मिलती थी, तो जहां हमने आधार वर्ष तय किया है 2011-12 के हिसाब से वो 100 रुपए में मिलती थी और अब वो 120 में मिलने लगी। तो सरकार कह रही कि नहीं, अब हम 2011-12 के हिसाब से नहीं गिनती करेंगे, अब हम 2022-23 के हिसाब से गिनती करेंगे। जो भी चीज की वृद्धि होगी वो हम 2022 और 23 से गिनती करना शुरू करेंगे, समझ गए। सो ये थोक मूल्य सूचकांक कीमतों में वृद्धि को या कमी को मापता है और इसी के आधार पर हम अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था खंड से ही हमारा अगला समाचार है। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% की है। अब वस्त्रों के निर्यात इत्यादि में भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। और आप कहोगे फिर भारत किसको निर्यात करता है ये कपड़े वगैरह, तो वैसे तो पूरे दुनिया में निर्यात किए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो निर्यात होता है कपड़ों का भारत से वो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अमेरिका को और यूरोपीय संघ को होता है, ठीक है। अब यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश शामिल हैं, तो लगभग आधा जो निर्यात है 47% के आसपास वो केवल 2 जगह पे जाता है, यूरोप और अमेरिका, और जो शेष आधा व्यापार है वो दुनिया के अन्य देशों के साथ होता है। और जो कुल निर्यात होता है भारत से कपड़ों का, उसमें रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उसका जो परसेंट है वो 41% होता है। मतलब बने बनाए कपड़े 41% होते हैं कुल निर्यात में, ठीक है। बाकी फिर कुछ कच्चा माल वगैरह और अलग अलग तरीके से निर्यात होता है।
इसके बाद अगला समाचार हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से है और बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। भारत ने यूएनएफसीसीसी को अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट सौंप दी है। अब आप कहोगे कि यूएनएफसीसी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, मतलब एक प्रकार से कुल मिला के संस्थान है। उसको भारत हर 2 वर्ष में अपनी एक रिपोर्ट सौंपता है कि भाई हमने क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्या क्या कार्य किए हैं। तो ये रिपोर्ट भी भारत ने सौंप दी है और ये चौथी रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में जो मुख्य निष्कर्ष निकले हैं 3 मैंने निकाल के रखे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। 2019 के मुकाबले 2020 में भारत का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वो 7.93% तक कम हुआ है। ये खुशखबरी है कुल मिला के। फिर 2005 से 2021 के दौरान, 2005 से, ठीक है, ये बहुत पहले से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वहां से लेके 2021 तक 2.29 बिलियन टन, ठीक है, बिलियन मतलब होता है अरब, कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। कार्बन सिंक मतलब CO2 को सोखने का एक मैकेनिज्म। CO2 कहाँ कहाँ सोखी जाती है? जैसे आर्द्र भूमियों में सोखी जाती है, वनों के द्वारा सोखी जाती है। तो 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है 2005 से 2021 के दौरान, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद अक्टूबर 2024 तक, मतलब पिछले साल अक्टूबर तक, जो हमारे भारत में बिजली उत्पादन की जो पूरी क्षमता है, पूरे देश में जितनी बिजली उत्पादन होती है, पूरे देश में जितना बिजली उत्पादन होता है, उस उत्पादन में जो गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी है वो 46.52% है। गैर जीवाश्म मतलब जहां पेट्रोलियम या कोयला इत्यादि नहीं जलाया जाता, जो नवीकरणीय प्रकार के स्रोत हैं हमारे ऊर्जा के, उनकी हिस्सेदारी 46.52% है। तो ये भी एक प्रकार से बहुत सकारात्मक कदम है हमारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में, जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में। तो आज के कार्यक्रम के ये हमारे मुख्य समाचार थे। अब हम कुछ छिटपुट लेकिन कुछ उपयोगी समाचारों को और देख लेते हैं, उनकी हेडलाइंस को केवल देख लेते हैं जो कि आज दिन भर चर्चा में रहे हैं। पहला, निरंजना या फल्गु नदी पुनरुद्धार योजना, मतलब जैसे नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं, तो वैसे ही निरंजना या फल्गु नदी, इसके पुनरुद्धार की भी योजना बना रही है सरकार। और आप कहोगे ये निरंजना या फल्गु नदी नाम सुना सुना सा लग रहा है, तो भगवान बुद्ध को इसी नदी के तट पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व, इसलिए ये बहुत ही पवित्र नदी है। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि उद्गम स्थल झारखंड से होता है, गया होकर ये आगे बहती है नदी। उत्तर भारत में शीतलहर लंबे समय से, मतलब अभी पिछले 1 हफ्ते के करीब से अत्यधिक ठंड पड़ रही है भारत के उत्तरी प्रदेशों में, राज्यों में। इसके बाद अभ्यास सूर्य किरण के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। महाराष्ट्र में माओवादियों का आत्मसमर्पण, तो ये हमारा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित टॉपिक है। इसके बाद है दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो ये भी आप अपनी नजर बना के रखें कि किस तरीके से विदेशों से हमारे देश में घुसपैठिए आ जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समाचार है, म्यांमार की सीमा पर 9 किलोमीटर की बाड़ लगा दी गई है, मतलब तैयार हो गई है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखनी है इस क्षेत्र पर कि भारत के कितने राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। आपको 4 राज्य मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और जो अंतिम समाचार है आज का, वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो जब ये पुरस्कार वितरित होंगे तो आप थोड़ा इन पे नजर बना के रखें। तो ये थे आज के हमारे छिटपुट समाचार। अब हम चलते हैं हमारे आज के टू द पॉइंट की तरफ। टू द पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा विस्तृत भी है, आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, उनकी चर्चा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित होती है, ये इसका 18वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में अभी आंकड़े आए हैं, रिपोर्ट का कहना है कि भारत में जो कुल वन और वृक्ष आवरण, मतलब वनों का आवरण और वृक्ष यानी टोटल जो आवरण है, वो
8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। और इसके साथ ही जो 2021 में रिपोर्ट आई थी, क्योंकि हर 2 साल में आती है, तो 21 के बाद अब 23 में, तो 2021 की तुलना में जो कुल वन और वृक्ष का आवरण है उसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब कमी तो नहीं हुई है, कम से कम 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद फिर जो 3 सर्वाधिक 1% वाले राज्य हैं, 1% अलग है और वनों का क्षेत्रफल अलग है, ठीक है। 1% का मतलब राज्य के पास जितनी भूमि है उस भूमि के कितने % हिस्से पर वन है, ठीक है। तो ऐसे वाले 3 राज्य जो शीर्ष स्थान पर हैं वो मैं आपको बता रहा हूं उस रिपोर्ट के अनुसार। पहले नंबर पर लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप आप मैप पे भी थोड़ा सा देख लें कहां कहां फैला हुआ है, और इस पे जो चैनल निकलते हैं 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, इनको भी थोड़ा सा देख लें आप। लक्षद्वीप के कुल 91.33% क्षेत्र पर वन है। मतलब यहाँ पे लोग कम रहते हैं और ये पूरा वनों का इलाका है। इसके बाद दूसरा जो राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम जिसकी अभी चर्चा करी थी, म्यांमार से सीमा साझा करता है। इसके 85.34% क्षेत्र पर वन है, उसके बाकी में आबादी है, मतलब लोग रहते हैं। और इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके 81.62% क्षेत्र पर वन है। अब हम चलते हमारे अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं आपको टाइगर रिजर्व और दूसरे तरफ दिए गए हैं राज्य। आपको बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। आपको यह बताना है कि इसमें से कितने युग्म हैं जो सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सिविल सेवा समाचार का ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, और यदि आप घर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। शुभ रात्रि।